अभी जब इलेक्शन है तो इलेक्शन से 1 महीना पहले 2 महीना पहले इनको बिहार का याद आया है और बिहार की कुव्यवस्था, बिहार की बदहाली पर कि जनसुराज के पिटारे में सभी बंद हैं। हर वर्ग के लोग इसको वोट कर रहे हैं, हर समाज के लोग कर रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, हर धर्म के लोग कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई संशय की बात नहीं। नदी की धारा ऊपर से बहती है, अगर ऊपर बंद कर दिया जाए तो नीचे बहना बंद हो जाएगा। ऊपर में अगर आप भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए तो नीचे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे इंटरव्यू में है वो है पूर्णिया से जनसुराज के प्रत्याशी और उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के काफ़ी करीबी संतोष कुमार सिंह जी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन को सादर प्रणाम करता हूं और सुबह सुबह उनका आशीर्वाद मांगता हूं। सबसे पहली बात, पूरे बिहार में जनसुराज इतना माहौल बना दिया है कि अब हत्या तक की दौर शुरू हो गई है और उसका जीता जागता सबूत मुकामा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जनसुराज का माहौल ही नहीं, जनसुराज की ऐसी धूम है कि डबल इंजन की सरकार डर गई है, उसका हालत खराब है। उसका इंटरनल सर्वे बता रहा है कि जनसुराज की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है। ये रोष है और ये जो दौर है, ये दौर बता रहा है, उनका मैनिफेस्टो बता रहा है कि क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि क्या होगा। सरकार बनेगी और सरकार बनेगी इस डर से रेवड़ी बांट रहे हैं। एनडीए की सरकार कहती थी कि नहीं, रेवड़ी नहीं बांटना है, लेकिन देखिए वोट लेने के लिए घूस दिया जा रहा है, आम पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन 20 साल से इनको जनता का याद नहीं आया। इनको बिहार में कुछ करना है, इस विषय में इनको याद नहीं आया। लेकिन अभी जब इलेक्शन है तो इलेक्शन से 1 महीना पहले 2 महीना पहले इनको बिहार का याद आया है और बिहार की कुव्यवस्था, बिहार की बदहाली इनको अब समझ में आ रही है। 20 वर्षों से समझ में नहीं आई। तो ये एनडीए की घबराहट है। और क्यों ना हो, जब एनडीए में हमारे जो डिप्टी सीएम हैं वही जब 302 के आरोपी हैं, उनको ये नहीं पता कि हम मैट्रिक पास कब किए, इतनी बार सवाल पूछा गया, ये तक नहीं बता पा रहे हैं, तो सरकार का क्या परफॉर्मेंस होगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? जो आदमी खुद के लिए कुछ नहीं कर सका वो जनता के लिए क्या करेगा? बिहार की जो आबादी है उसके लिए क्या करेगा? इसीलिए इनकी घबराहट है और ये जनसुराज की जीत का पहला शगुन है। अब हम सवाल करेंगे बिना नाम लिए, चूँकि आचार संहिता लागू है, नाम नहीं ले सकते हैं, ये हमारी भी मजबूरी है। जी जी। पूर्णिया में बात करते हैं, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के बारे में कहा जाता है जो एक बार बनता है वो जब तक उनका देहांत ना हो जाए तब तक वो रुके रहते हैं। परिस्थिति वो ही है। और दूसरी तरफ मेयर भी एक, सांसद भी एक, विधायक भी एक। हालांकि हमने उनसे सवाल पूछ लिया है। इन दोनों के बीच जनसुराज अपना कौन सा ऐसा पिटारा खोलेगी जो मतदाता उसकी ओर जाएंगे? जनसुराज के, मनीष जी, जनसुराज के पिटारे में सब बंद हो गया है, एनडीए भी और महागठबंधन भी। और जब पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि इससे कौन कौन निकल रहा है। तो आप एकदम ये विश्वास कीजिए मेरी बात पर कि जनसुराज के पिटारे में सभी बंद हैं। हर वर्ग के लोग इसको वोट कर रहे हैं, हर समाज के लोग कर रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, हर धर्म के लोग कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई संशय की बात नहीं है। जनसुराज का वोट हर जगह है। हम ये नहीं कह सकते कि ये वोट उसका है, इसका है। हम तो यही कहेंगे कि ये वोट हमारा है। चूँकि चुनाव में हम पहली बार आए हैं और आप लोग या जो राजनीतिक पंडित हैं वो ट्रेंडिंग की बात करते हैं। इस बार कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं होने जा रहा है। इस बार जो भी होगा वो अप्रत्याशित होगा, जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं वो होने जा रहा है। मैं रोज सवेरे से शाम तक रात के 12 बजे 1 बजे तक मैं लोगों से जनसंपर्क करता हूं, मिलता हूं।
मुझे पता चलता है कि जनसुराज का क्या पोजीशन है। हम तो बता रहे हैं कि किसी का कोई पिटारा नहीं है, किसी, देखिए वोट जो है वो जनता करती है, उनको करना है। हम जनता के मुद्दे पर बात करते हैं। जनसुराज का चुनाव कौन लड़ रहा है? हमारी ताकत है लड़ने की, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, उनके माध्यम से हम चुनाव में जा रहे हैं। हमारा तो सिंपल सा है, जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज, और जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। इसीलिए आप निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा वोट हर वर्ग में है, हर संप्रदाय, हर समुदाय में है, और हमारी जीत सुनिश्चित। अच्छा, एक बात बताइएगा, पूर्णिया में आप हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है, चूँकि सीमांचल का एरिया है। उन अल्पसंख्यक वोटों को रिझाने के लिए सभी लोग भिड़े हुए हैं, सिवाय एनडीए को छोड़ करके। एनडीए में जो जेडीयू वो सिर्फ रिझा रही है, तो जनसुराज कैसे रिझाएगी? देखिए, हमको रिझाना नहीं है, सीधा सीधी जनता का मैसेज है कि 10 साल एनडीए के विधायक को दिए, देख लिए, महागठबंधन के लोग मेयर हैं, उनको भी देख लिए, दोनों का परफॉर्मेंस देख लिए। अब नए लोगों को लाना है, नई व्यवस्था बनानी है। हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात कहाँ करते हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जनसुराज को स्थापित होना जरूरी है। नए लोग, नई सोच, नई विचारधारा, नई स्फूर्ति, नई ताकत, इसके साथ जनसुराज बहुमत से सरकार बनाएगी और आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। जो 20 सालों में नहीं हुआ, 35 वर्षों में नहीं हुआ, वो इस वर्ष होने जा रहा है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर पॉलिटिशियन से हम पूछ रहे हैं, वो है एजेंडा क्या है आपका? देखिए, हमारा एजेंडा तो जनता का एजेंडा है, हमारा एजेंडा तो सभी को पता है। हमारा एजेंडा घर घर का है, हमारा एजेंडा जन जन का है, हमारा एजेंडा एक एक परिवार का है। हम पलायन की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजी रोजगार की बात करते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, हम महिलाओं को ऋण देने की बात करते हैं, हम मनरेगा के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। तो यही सब हमारा मुद्दा है। ऐसा कुछ मतलब जो हट के कुछ नहीं है, और इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा पार्टी का मुद्दा है। और जहाँ तक मेरा, आप अगर इस विधानसभा की बात करते हैं, सदर विधानसभा की, तो आप जान लीजिए, सदर विधानसभा में अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो मेरा सपना है, मेरा पहला सपना है कि हम एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पूर्णिया में जरूर करेंगे। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना अगर पूर्णिया में होती है तो यहाँ अधिक किसान है, मक्का का हब है ये, और मक्का की खेती करने वालों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ता है। जब मक्का की उपज होती है तो रखरखाव के अभाव के चलते उनको अपना मक्का बेचना पड़ता है। कम दर में मक्का खरीद हो जाती है और बाद में अधिक दर में उसको बेचा जाता है। तो हमारा एकदम ये मानना है कि अगर वो मक्का हमारा यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने के बाद परचेज होता है तो कम से कम 500 रुपया पर क्विंटल का तो तुरंत लाभ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो मक्का व्यापारी खरीदते हैं उनको बेचने के लिए देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगह पे जाना पड़ता है। तो अन्य जगह जाने का जो सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो 500 रुपये पर क्विंटल का है। अगर यहाँ स्थानीय एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो 500 रुपये पर क्विंटल की आमदनी तो तुरंत बढ़ जाएगी तत्काल प्रभाव से। उसके बाद उस फैक्ट्री की वजह से रोजी रोजगार बढ़ेगा, और सिर्फ रोजी रोजगार ही नहीं बढ़ेगा, पूर्णिया शहर में एक आर्थिक क्रांति आएगी। उसके माध्यम से, उसकी वजह से जो छोटे मोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित होंगे तो फिर मार्केट में ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। इस तरह के उद्योगों की स्थापना बहुत सारा मतलब ये है जो आप यहाँ कर सकते हैं। सिर्फ एक मतलब किसान के मक्के पे आधारित हम ये फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो यहाँ लग सकते हैं, जिसका रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यहाँ किए जा सकते हैं, जिससे कि पूर्णिया की गति बढ़ेगी। और आप विकसित भारत की बात करते हैं, कैसे होगा ये? जब तक हमारा गांव विकसित नहीं होगा, हमारा जिला विकसित नहीं होगा, हमारा राज्य विकसित नहीं होगा, तब तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। हम लोग बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, कहाँ से होगा, कैसे होगा बताइए? हमारे यहाँ जब कुछ बनेगा ही नहीं तो उसको कौन खरीदेगा? हम लोग तो बस कंज्यूमर स्टेट बन के रह गए।
लेबर स्टेट बन के रह गए। 5-5 किलो अनाज के लिए हम लाइनों में खड़े रहते हैं, और हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे होगा? कोई रोड मैप है किसी के पास? 20 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, आज तक इन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि हम ये करेंगे तो इससे ऐसा होगा? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ इनको वादे करने हैं। अभी ये कह रहे हैं 1 करोड़ को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। कहां से सरकारी नौकरी आएगा 1 करोड़ का? वो तो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो दिख तो जाएगा। कैसे दिखेगा बताइए? तो आपको पहले तो वो सत्ता में आएंगे अरे तो तब ना पहले भी दिखेगा। तो आप 2 करोड़ का वादा कर चुके हैं। इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि आप सत्ता में नहीं आए हैं। 20 वर्षों से तो आपको मौका दिया गया है, तो इतने दिन से आप क्या तो कर कह रहे रहे हैं हैं? कि 17 महीने में हमारी सरकार आई, उस 17 महीनों जी में नहीं, जो कर- 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, 20 वर्षों से। मैं तो- ये तो उलट पलट होते रहता है। आप वोट किसी को दीजिए, सरकार उन्हीं की बनेगी। सब मिले हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है। साजिश के तहत दो ध्रुवीय राजनीति की जा रही है। 10 पार्टी इधर, 10 पार्टी इधर। आपका चॉइस खत्म कर दिया जा रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एकदम हिटलर राज है। सरकार माननीय जो मुखिया है हमारे, वो थोड़ी चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं? तो पदाधिकारी चला रहे हैं। या आप आरोप लगा रहे हैं? अरे भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। आरोप क्या लगाना, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। आज आप देख लीजिए, प्रखंड स्तर पे अगर आप चले जाइए तो मंदिर में आपको इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा, मस्जिद जाइएगा तो इष्ट देव का दर्शन हो जाएगा। लेकिन प्रखंड में जो कर्मचारी हैं, सीओ हैं, उनका दर्शन नहीं होगा। उनका दर्शन करने के लिए आपको बहुत घोर तपस्या करना पड़ेगा, पहाड़ों पे बैठना पड़ेगा। तो ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं। पंचायत स्तर से लेकर के सचिवालय स्तर तक भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही माध्यम है। जैसे नदी की धारा ऊपर से बहती है, अगर ऊपर बंद कर दिया जाए तो नीचे बहना बंद हो जाएगा। ऊपर में अगर आप भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए तो नीचे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो व्यवस्था बनाने से बनती है। इसीलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है पूर्णिया के जन स्वराज के प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह जी। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देखें तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।